Hey future doctors, welcome to Dentitionary. Here, you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today, we are going to cover the second topic of enamel, surface structures and hypermineralized structures. So let's begin. First of all, surface structures. A relatively structureless layer of enamel, approximately 30 micrometer thick, called prismless enamel, has been described in 70% of permanent teeth and all deciduous teeth. रिलेटिवली क्या है कि एक स्ट्रक्चरलेस लेयर ऑफ एनामल पाई जाती है मोस्टली 70% परमानेंट टीथ पे 30 माइक्रोमीटर थिक, उसको हम लोग प्रिज्मलेस एनामल बोलते हैं. These structures have been observed on the outer enamel surface of newly erupted teeth. It consists of three structures: pericamata, rod ends and cracks. ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, निकेड आइज से नहीं दिखते हैं प्रॉपरली. यू कैन फील इट विद योर हैंड्स but it's unclear without a microscope. First of all, pericamata. These are transverse, wave-like grooves होती हैं enamel surface पे. External manifestations होते हैं of the striae of Redzis. ये continuous होते हैं around the tooth and parallel होते हैं एक दूसरे के at the CEJ. Okay. There are about 30 pericamata per millimeter. हर एक मिलीमीटर में 30 pericamata होते हैं in the region of CEJ. और वो उनकी जो कंसनट्रेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है जैसे जैसे आप टिप ऑफ द टूथ पे आते जाओगे या ऑक्लूजल सरफेस पे या इंसाइजल पे उसके आते जाओगे तो वो 10 पर मिलीमीटर रह जाती है, 10 पेरिकामेटा पर मिलीमीटर. कोर्स जो है वो फेयरली रेगुलर है उसका, बट इन द सर्वाइकल रीजन वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इन सभी पेरिकामेटास का. वहाँ साइज़ इनका बहुत डिक्रीज़ करता है और वीवी कोर्स बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, इस वजह से वो इरेगुलर हो जाती है. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, नेकेड आइज से उतना प्रॉपर नहीं दिखता है, पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह से कुछ ये दिखाई देते हैं पेरिकामेटास. ये आउटवर्ड्स उनके प्रोजेक्शंस हैं स्ट्राइए ऑफ रेडजिस के. उसके बाद आता है एनामल रॉड एंड्स. ये कॉन्केव होते हैं और इनकी डेप्थ और शेप वेरी करती है कि ये किस तरह के दिखेंगे. वो बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं सर्वाइकल रीजन्स में, जबकि बहुत ज़्यादा डीप होते हैं इंसाइजल और ऑक्लूजल एजेस में. अल्ट्रा स्ट्रक्चरली द सर्फेस ऑफ द एनामल अपीयर्स वेरी अनइवन. देखने में वो बहुत चिकनी लगती है, पर जब आप उसको थ्रू माइक्रोस्कोप देखते हो तो बहुत ज़्यादा अनइवन है. पिट्स ऑफ अबाउट 1 to 1.5 micrometers in diameter and small elevations of about 10 to 15 micrometers called enamel caps. Pits आप सब लोग जानते हो पिन पॉइंट डिप्रेशन होता है, मैंने अपने डेंटल लैंडमार्क्स में पढ़ा है. ये 1 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर्स होता है और इसमें स्मॉल एलिवेशंस भी होते हैं जो 10 to 15 माइक्रोमीटर्स तक उभरे हुए होते हैं, जिनको हम enamel caps बोलते हैं. The surface pits are said to represent the ends of ameloblast. जो पिट्स होती हैं, सरफेस पिट्स होती हैं, वो एंड्स ऑफ अमीलोब्लास्ट को दर्शाती हैं. एंड द कैप्स आर ड्यू टू एनामल डिपोजिशन और नॉन मिनरलाइजेबल डेब्रिस. जो नॉन मिनरलाइज्ड डेब्रिस होता है उसके ऊपर अगर एनामल जम जाती है तो लार्जर एनामल एलिवेशंस हो जाते हैं, बम्प्स टाइप हो जाते हैं, जिनको हम एनामल ब्रॉस्ट कहते हैं. ये उसके कुछ डायग्राम है. पहले डायग्राम में आप देख सकते हो दोनों ऑर्गन्स लिए गए हैं. पहले डायग्राम में जिस तरह से वो एक की होल फॉलो करते हैं, की होल पैटर्न, मोस्टली एनामल रॉड्स इसी तरह की दिखती हैं, एक के ऊपर एक स्टैग्ड और अरेंज्ड रहती हैं. ओके. और वो अगर आप उनका आउटर अपीयरेंस देखोगे वो एक फ़िश स्केल की तरह दिखती हैं. मैंने अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताया था एनामल के कि ये फ़िश टाइप स्केलिंग किस तरह से, तो ये स्टैगर्ड आर्चेस हैं, अपीयरेंस है एनामल रॉड्स की. क्रैक्स, द नैरो फिशर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर सीन ऑन ऑलमोस्ट ऑल सर्फेसिस. हर एक सर्फेस पे क्रैक्स दिखते हैं. ये मैं मेजर क्रैक्स की या फ्रैक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट क्रैक्स दिखते हैं जो आउटर एजेस होते हैं लेमेला की. लेमेला हम अभी आगे पढ़ेंगे. द एक्सटेंड फॉर वेरिंग डिस्टेंसेस अलॉन्ग द सर्फेस एट राइट एंगल्स टू द डीजे फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट. वो एक्सटेंड करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पे, उनकी डिस्टेंसेस कोई फिक्स्ड नहीं है
और राइट एंगल्स टू डी जो होते हैं क्योंकि वो वहाँ से ही प्रोड्यूस करते हैं. ओके, most of them are less than 1 millimeter in length but some are longer and a few reach the occlusal or incisal edge of a surface. मोस्ट ऑफ देम वो 1 मीटर से बहुत कम रहते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं जो सरफेस तक पहुंच जाते हैं. दे आर फेयरली इवन स्पेस्ड बट लॉन्ग लैमेला अपीयर थिकर देन द शॉर्ट वंस. फेयरली इवनली स्पेस्ड रहते हैं, आपस में काफ़ी इवन स्पेस रहता है उनमें एक से दूसरे क्रैक में, बट कभी कभार जो लॉन्ग लैमेला होती है वो काफ़ी थिक अपीयर होती है शॉर्ट वन से. ये उनका स्ट्रक्चर है, इस तरह से वो कुछ दिखाई देते हैं क्रैक्स. ओके, नाउ द हाइपोमिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर्स. हाइपोमिनरलाइज्ड का मतलब होता है इसमें जब एनिमल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो जो मिनरल्स थे मोस्टली कैल्शियम वो कम जमा हुआ था, तो उनकी कमी होने की वजह से ये माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में कुछ अलग तरीके से दिखाई देते हैं. उनको हम हाइपोमिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. इसमें 8 स्ट्रक्चर्स आते हैं. एनिमल रॉड्स आपने पढ़ा, स्ट्राइव रेड्जियस, नियोनेटल लाइन, एनिमल लैमेला, एनिमल टफ्ट्स, एनिमल स्पिंडल्स, नाल्ड एनिमल एंड हंटर शेकर बैंड्स. एनिमल रॉड्स मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, तो आइए स्ट्राइव रेड्जियस से शुरू करते हैं. ये डार्क ब्राउन लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं 6 to 11 डे रिदमिक एनिमल डिपोजिशन को एनिमल पर. दीज आर कॉल्ड इंक्रीमेंटल लाइंस ऑफ रेड्जियस या स्ट्राई ऑफ रेड्जियस, क्योंकि एक स्ट्राइशंस हैं एनिमल पर, इस वजह से उनको स्ट्राई ऑफ रेड्जियस भी बोलते हैं. इन क्रॉस सेक्शंस ऑफ टीथ दीज स्ट्राई आर नोटिस्ड एज कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड द डेंटिन. ये कंसेंट्रिक रिंग की तरह फॉर्म होती हैं इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस. दे आर सीन सराउंडिंग द टिप ऑफ द डेंटिन. वो कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह, मान लीजिए एक डेंटिन एक कोन की शेप में, तो उसके ऊपर हम रिंग्स रखते जा रहे हैं, उस तरह से वो दिखाई देती हैं. एंड एसेंचुएटेड इंक्रीमेंटल लाइन दैट सेपरेट्स द प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल एनिमल इज कॉल्ड द नियोनेटल लाइन. नियोनेटल लाइन क्या होती है? एक ब्रॉड स्ट्राइएशन होता है प्री नेटल और पोस्ट नेटल एनिमल को डिफ्रेंशिएट करते हुए. ओके, these neonatal lines can be observed only in teeth that begin mineralization of the crown in utero. केवल यूटेरस में दिखाई देती हैं. hence they are seen in all primary teeth and then permanent first molars only. क्योंकि इनका यूटेरस में जब डेवलपमेंट होता है टीथ का, उससे पहले कितनी एनिमल डेवलप हुई है उस टाइम में, और उसके बाद जब टूथ आने शुरू हुए हैं, इरप्ट हो गए हैं, उसके बाद कितनी एनिमल डिपॉजिट हुई है, उसके बेसिस पे नियोनेटल लाइन को हम लोग देख सकते हैं. ये उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है. स्ट्राइव रेड्जियस इस तरह से दिखाई देते हैं, जबकि जो एनिमल रॉड्स हैं वो डीजे के परपेंडिकुलर हैं. डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक वेवी कोर्स फॉलो करते हैं. ओके, स्ट्राइव रेड्जियस भी एक हल्का सा वेवी कर्व फॉलो करती है. वो क्रॉस स्ट्राइएशंस आप देख सकते हो एनिमल रॉड्स के. ओके, ये अराउंड द कस्प टिप है. अगर आप इसको एक कोन मानो, डेंटिन को, यहाँ ये कोन है, तो इसके अराउंड ये कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह फैली होती हैं. इट्स लाइक दिस, कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह फैली हुई होती हैं. ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें जो एक ब्रॉड रेड लाइन है नियोनेटल लाइन, वो प्री नेटल और पोस्ट नेटल एनिमल को अलग अलग दिखा रही है. प्री नेटल जो जन्म से पहले से इन यूटेरस में डेवलप होती जा रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, डिपॉजिट हो रही है. पोस्ट नेटल जब वो बच्चा पैदा हो चुका है उसके बाद से जो एनिमल डिपोजिशन शुरू हुआ है उसको हम पोस्ट नेटल एनिमल बोलेंगे. अब आता है एनिमल लैमेला. दिस इज़ अ लीनियर हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ रिज और अ ग्रूव. ये एक लीनियर हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है रिजेंबलिंग अ थिन लीफ इन एनिमल. एक थिन पतली सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. These are seen extended from the enamel surface to the DEJ to varying depths, sometimes even crossing into the dentine. ये enamel surface से extend होते हुए DEJ तक जाती है, कभी कभार डेंटिन में भी क्रॉस कर जाती है. 3 टाइप्स के होते हैं ये. टाइप ए जो पुअरली कैल्सिफाइड रॉड से बना होता है, टाइप बी जिसमें डीजनरेटेड सेल्स रहते हैं, और टाइप सी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर या फ्रॉम सलाइवा फिल हुआ रहता है. ऐसा माना जाता है एनिमल लैमेला काफ़ी मेन रीज़न रहा है
कि आप कैरीज क्यों होती हैं, क्योंकि इन 3 चीज़ों की वजह से कभी कभार कैरीज को ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं आकर होने के लिए। लैमेली can be easily confused with cracks that arise during the preparation of ground sections. If such ground sections are decalcified carefully, the cracks will disappear while lamellae persist. ये उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि इनेमल लैमेला के आउटर एब्रीवेशंस हैं, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशंस हैं। जब इनेमल लैमेली सरफेस तक पहुंच जाती है तो ऊपर क्रैक्स बनाती है। तो ये उनमें डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कि जब उसको ग्राउंड सेक्शन करते हैं, उसको बीच में से काट के 2 भाग कर देते हैं, उसको फिर जब डिकैल्सिफिकेशन करते हैं केयरफुली तो क्रैक्स डिसअपीयर हो जाते हैं, जबकि लैमेले परसिस्ट करती है, उसमें दिखती है। लैमेले एक्ट एज पाथवेज फॉर द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन डेंटल कैरीज। ये उसका एक स्ट्रक्चर है, ये भी ऑर्गन से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो जिस तरह के क्रैक्स टाइप दिखाई दे रहे हैं अंदर, ये पूरा थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम इनेमल लैमेला बोलते हैं। ओके, और इसी चीज़ का जब बाहर इस साइड में सरफेस पे एब्रीवेशन होता है तो हम लोग उसको क्रैक्स बोलते हैं, जो शैल होते हैं। ओके, और इनमें से कभी कभार कुछ डेंटिन में क्रॉस कर जाते हैं, इसमें से अभी कोई नहीं कर रही है। ओके, इनेमल टफ्ट्स, ये भी हाइपरकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीजे से अराइज होते हैं और एक शॉर्ट थिकनेस ऑफ एनिमल तक मोस्टली रहते हैं। कभी कभार ये नियोनेटल लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पाते। दिस रिजेंबल्स टफ्ट्स ऑफ ग्रास इन ग्राउंड सेक्शंस। इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि ग्रास के टफ्ट्स की तरह दिखते हैं, गुच्छों की तरह दिखते हैं उनके, जैसा कि आपने ग्राउंड पर कभी घास देखी होगी। दीज आर एक्चुअली रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ हाइपरकैल्सिफाइड एनिमल रॉड्स दैट अराइज फ्रॉम द डीजे इन डिफरेंट प्लेन्स एंड कर्व इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हाइपरकैल्सिफाइड एनिमल रॉड्स के बने हुए होते हैं, डीईजे से अराइज करते हैं, डिफरेंट प्लेन्स में जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स होते हैं इसके, एकदम एक नेचुरल घास की तरह। दीज आर बेटर सीन इन क्रॉस सेक्शंस ऑफ टीथ। क्रॉस सेक्शंस भी बहुत बेटर दिखते हैं। ये वाला जो है ये उसका एक असली डिकैल्सिफाइड डायग्राम वो है, स्लाइड है। इसमें आप देख सकते हैं एनिमल टफ्ट्स को जिस तरह से दिखते हैं असलियत में। रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से हल्की हल्की ब्रांचेस जा रही हैं, उतना क्लियर नहीं है। और एनिमल लैमेला जैसा कि आप देख सकते हो ये डेंटिन तक जा रही है, उसको क्रॉस नहीं कर रही है। बट सेम ईयर ये स्केमेटिक डायग्राम है। एनिमल टफ्ट्स ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स एंड एनिमल लैमेला थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स reaching to the DEJ, the dentin enamel junction. Now the enamel spindles. Enamel spindles ये भी hypercalcified structures हैं that results due to extension of odontoblastic processes beyond the DEJ into the enamel. जब odontoblastic process होता है और odontoblasts beyond the DEJ चले जाते हैं odontoblastic processes, तो spindles का formation होता है। They are seen in more numbers near the cusp tips. Cusp tips के पास ज़्यादा दिखते हैं। They are seen as a small dark extensions, sometimes having the blunt knob like ends. Small dark extensions होते हैं, कभी कभार उनका knob जैसा blunt end होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ये डिकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है। इसमें एनिमल स्पिंडल एक ऊपर एक ब्लंट नॉब की तरह दिखाई दे रहा है, जबकि नीचे से एक कैक्टस की तरह उग रहा है। Okay, these are the schematic representations as you can see. Gnarled enamel. Enamel in the region of cusp tips appear to have a more complex arrangement of rods. उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा constricted area हो जाता है, तो उसमें rods का बहुत ही complex arrangement होता है। The rods show intertwining and wavy cores. वो एक दूसरे में intertwine हो जाती हैं, उलझ जाती हैं, probably an optical phenomenon due to their increased number in a very small area, जैसा कि मैंने अभी बोला। It is thought that this arrangement helps in withstanding the masticatory forces. वो उनको ऐसा माना जाता है कि वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पावर देता है masticatory force को resist करने की। ये गनाल्ड एनिमल असलियत में कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही वेवी कोर्स है, डार्क जो दिख रही है इसमें, जबकि स्केमेटिक में बहुत ही क्लियर है। एनिमल स्पिंडल्स के साथ गनाल्ड एनिमल एट द कस्प टिप्स और इंसाइजल एजेस पे
इस तरह से वेवी कोर्स फॉलो करती है एक दूसरे में इंटरवाइन होते हुए. Now the Hunter-Scherer bands, it is an optical phenomenon that can be visualized in oblique reflected light. ये एक ऑप्टिकल फिनोमिनन है, ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड लाइट में देखा जा सकता है. Alternating dark and light bands are visible in enamel in longitudinal sections of teeth. Alternating dark और light bands आप इसमें देख सकते हो. डार्क बैंड्स को हम लोग डायजोन्स कहते हैं और जो लाइट बैंड्स हैं उनको हम पैराजोन्स कहते हैं. It is considered that this optical appearance is a result of change in the direction of enamel rods. जिस तरह से enamel rods का डायरेक्शन रहता है, क्योंकि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की वजह से उनकी शेप भी चेंज होती रहती है. enamel rods की कुछ आपस में अपने रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में ही हमेशा रहती है, उसकी वजह से ये ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है. इसमें जैसा कि आप देख सकते हो डार्क जोन और लाइट जोन्स हैं, इसमें पैराजोन्स एंड डायजोन्स. ये अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग देख रहे हैं. ये वाला एक उसका स्कीमेटिक डायग्राम है कि किस तरह से वो डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं. ये अंडर पोलराइजिंग लाइट है. पोलराइजिंग लाइट में ये कुछ इस तरह का दिखता है. ओके, थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट द पीपीटी फॉलो द लिंक below. And if you have any doubts or queries about this topic, please comment down below. We will try to solve it as soon as possible. Thank you so much.